नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं 7th to 10th जेपीएससी की। इससे पहले यहां पर हम लोगों को जानना होगा कि जो छठी जेपीएससी की परीक्षा हुई थी 2016 में, उसके प्रश्न कैसे थे। जी हां, आज मैं झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित छठी जेपीएससी 2016 में पेपर 2 का जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था उसका कंप्लीट विश्लेषण यहां पर करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा गया था और किस तरीके से हम उसको तैयारी भी कर सकते हैं। जी हां, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी छात्रों के लिए। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उसकी कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाता है। मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आप किसी भी परीक्षा को सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आज हम पेपर 2 को इस तरीके से जानेंगे जैसे कि जिस हिसाब से सिलेबस है, आपने देखा होगा सिलेबस में कि सबसे पहला जो सिलेबस में मेंशन है वो मुंडा शासन व्यवस्था है। उसी प्रकार से 100 प्रश्नों को सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सजाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपकी तैयारी और भी बेहतर करना है तो इस वीडियो के देखने के बाद हमारा झारखंड वॉरियर एंड्रॉयड ऐप जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है वहां से डाउनलोड कीजिए और यही प्रश्नों को आप रिवीजन के लिए वहां पे टेस्ट लगाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। 6th जेपीएससी के प्रश्न जो पूछा गया था तो उसको आप वहां से जरूर लगाइएगा। आपको वहां पे ऑनलाइन रैंक भी प्रदान हो जाएगा और आपको आपका तैयारी भी के लिए आपको एक जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी कि प्रश्न किस तरीके से पूछा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को पहले सवाल के साथ और हम झारखंड जी के पेपर 2 6th जेपीएससी के प्रश्नों को हम कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपसे यह पूछा गया था कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइहारी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। आपके 4 ऑप्शन से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहला टॉपिक है मुंडा शासन व्यवस्था से। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइहारी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पाट मुंडा। आपने पढ़ा होगा कि मुंडा जनजातियों में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिनका प्रमुख मुंडा या हातू कहलाता है और इस शासन में पाट मुंडा नामक किसी अधिकारी की चर्चा नहीं मिलती है। जी हां, मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा जनजाति की पाट मुंडा नामक किसी अधिकारी की चर्चा नहीं मिलती है। इस प्रकार से आंसर पाट मुंडा सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सिलेबस के अकॉर्डिंग कि नागवंशी शासक राजा दुर्जन शाह 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। वार्षिक कर की राशि क्या थी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1616 ईस्वी में कर ना देने पाने के कारण छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन शाह को मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्ष तक रखा गया था। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि दुर्जन शाह को कर ना देने के कारण जो जहांगीर था उसने 12 वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में रखा था। 1628 में क्या हुआ था कि मुगल सम्राट जहांगीर को 6000 रुपए वार्षिक कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन शाह को कैद से रिहा कर दिया गया था। अर्थात जब उसको 12 सालों तक कैद रखा गया तब वहां के जो राजा थे दुर्जन शाह, उसने यह सहमति जताई थी कि 6000 रुपए में वार्षिक कर दूंगा और इसी सहमति के आधार पर उसको कैद से रिहा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 6000 रुपया होगा। अगला सवाल कि प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। यह प्रश्न आपके पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का जो संबंध है वो उराव जनजाति से है, जैसा कि अभी आपको मालूम है। तो वही प्रश्न पूछा है कि बताइए कि प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। तो सही उत्तर होगा बैगा। जी हां, महतो से पहले
उराव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान जो होता था प्रारंभिक काल से, वो बैगा के द्वारा किया जाता था। और इस शासन व्यवस्था में जो सारे ग्रामीण एवं देवताओं का जो आवाहन होता था वो बैगा करता था। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संथालों के सामुदायिक व्यवस्था से मांझी का उप प्रधान कौन था? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रामाणिक। जी हां, आप सभी को पता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध संथाल जनजाति से है और संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में प्रत्येक गांव का प्रधान मांझी कहलाता है और गांव का जो उप प्रधान है वो प्रामाणिक कहलाता है। याद रखिएगा, जो कि मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य संभालता है और गुड़ैत जो होता है वो गांव में संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। मांझी का जो सचिव होता है वो जोग मांझी कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर और आज का अगला सवाल ये कहता है कि मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंडा मानकी जो व्यवस्था था उसमें थॉमस विल्किंसन नामक व्यक्ति ने पदाधिकारी के रूप में तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दिया था। यह व्यवस्था झारखंड के कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में अपनाया गया था। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर और यह सवाल पूछा है कि कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं था? आपके ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन मैं ऑप्शन में बोल के ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करना चाहूंगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पंचायती राज का समर्थन किया। जी हां, ढोकलो सोहर सभा समिति के लिए जो सही नहीं है वो ये है कि पंचायती राज का समर्थन किया। इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये खड़िया जनजाति से संबंधित है और खड़िया जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है और इस जनजाति में प्रचलित जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है वो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको बस समझने की आवश्यकता है। प्रश्न ये कहता है कि जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब उराव छोटा नागपुर में आ बसे तो उनके जो कुल था या परिवार के लोगों ने जंगल के किसी उपयुक्त भाग को साफ करके खेती योग्य भूमि बनाई। जबकि पहले जंगल था लेकिन उसको साफ किया गया, उसके बाद वहां पर खेती योग्य भूमि बनाई और जंगल साफ कर खेती बनाने वाले इन आरंभिक परिवारों को भूइहर कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहेंगे हम इसको? भूइहर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। उराव छोटा नागपुर में आ बसे और इनके जो वहां पे जो प्रारंभिक जो समय था वो जंगल था, तो उसको इन्होंने साफ किया और यही जो जंगल साफ कर ये खेती योग्य भूमि जो बनाया उसी को हम भूइहर करके टर्म करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा भूइहर। अगला सवाल कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने पढ़ा है कि उराव जनजाति में महतो से पहले धार्मिक प्रधान कौन होता है? बैगा कहा जाता है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बढ़ई का काम करना। जी हां, बैगा ही प्रारंभिक काल में उराव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान का कार्य करता था और ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा बढ़ी का काम करता था। तो ये भी आपको समझने वाली बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा जैसा सिलेबस है वैसा वैसा मैंने इसको अरेंज किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यह बताना चाहता हूं कि टोटली क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। यानी कि अगर सदान एक टॉपिक है जिससे एक प्रश्न पूछा है तो एक प्रश्न ही सदान के रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को भी समझते हैं कि झारखंड के सदान का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड के जो सदान होते हैं वो झारखंड में गैर आदिवासी समुदाय को सदान कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि झारखंड के गैर आदिवासी समुदाय को सदान कहते हैं और झारखंड में सदान का जो मुख्य व्यवसाय है
वो खेती करना है। क्लियर? आप सभी को पता होगा कि सदानों की जो जनसंख्या है, अगर प्रतिशत में बात करें झारखंड में, तो वो 60% है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा असुर। जी हाँ, झारखंड के आदिवासी समुदाय से असुरी जो भाषा है वो विलुप्त हो गया है। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर मानी जाती है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो भाषा है असुरी, वो भाषा विलुप्त हो गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा असुरी। यहाँ पर अभी वर्तमान में मुंडारी भी बोला जाता है, खुड़ुक भी बोला जाता है। खड़िया भाषाएं वर्तमान में झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन जो असुरी भाषा है वो विलुप्त हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता सेनानी से प्रश्न पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। अगला सवाल ये है कि झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अल्बर्ट एक्का। जी हाँ, मैं आपको बात करना चाहूंगा, झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र के उपाधि से प्राप्त है अल्बर्ट एक्का। इनका जन्म जो हुआ था वो झारखंड के गुमला जिले में डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में 27 दिसंबर 1942 को हुआ था। याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1942। 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें शत्रुओं के हमले को विफल करके शहीद होने वाले हमारे झारखंड के लाल अल्बर्ट एक्का थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के और लायंस नायक थे। ये भारत के नहीं, मतलब झारखंड के ही नहीं, सिर्फ भारत के। और इन्हें भारत सरकार के द्वारा मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो कहा जाता है परमवीर चक्र, उससे इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का जो गौरव है वो किस सेनानी को प्राप्त है? एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को सजाया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा तिलका मांझी। जी हाँ, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का जो गौरव है वो संथाल जनजाति के तिलका मांझी को ये प्राप्त है। याद रखिएगा, आपको पता है कि तिलका मांझी विद्रोह 83 से लेकर 85 तक हुआ था और तिलका मांझी का जो मूल नाम था वो जबरा पहाड़िया था। इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और ये अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। याद रखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले ये प्रथम आदिवासी थे और तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध का प्रयोग किया तथा इसने अपने तीर से अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। याद रखिएगा कि तिलका मांझी पहले थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जंग छेड़ दी और एक वहां का अधिकारी था अंग्रेज, जो कि ऑगस्टस क्लीवलैंड था, उसको इन्होंने मार दिया। याद रखिएगा, लेकिन क्या हुआ लास्ट में कि 1785 में भागलपुर में बरगद पेड़ से लटकाकर इनको फांसी दे दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि टू द पॉइंट हमारा तैयारी हो, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल इधर उधर फालतू कुछ भी नहीं, तो आप हमारे पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, आप वहां से जाके मैसेज और कॉल कर लीजिएगा। गारंटी देता हूं गाइज कि उस टॉपिक से, उस वीडियोस के बाहर से आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। प्रश्न यानी कि वीडियो लेक्चर है टॉपिक वाइज, उसके बाद उसका पीडीएफ है बिल्कुल टॉपिक वाइज, और उसी वीडियो का, उसी टॉपिक का जितने भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वहां पर ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड कर दिए गए हैं। मतलब कि एक टॉपिक का 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वीडियो लेक्चर, पीडीएफ दे दिया गया है, पूरा नोट्स कंटेंट वो भी टू द पॉइंट, और उसका ऑनलाइन। देखिए, फालतू पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट। गारंटी देता हूं नए छात्र जेपीएससी की प्रिपरेशन 3 महीना के अंदर अंदर पूरे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल कि स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार क्या था? तो जो स्वतंत्रता सेनानी था पोटो सरदार, वो मुंडा जनजाति से बिलोंग करता था। झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका संबंध मुंडा जनजाति से था। और इन्होंने क्या किया था कि मुंडाओं को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार किया था और इन्होंने विद्रोह किया भी था। अगला सवाल है कि मरांग गोमके किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा
कि जयपाल सिंह को मरांग गोमके के भी नाम से जाना गया है। बड़े गुरुजी कह लीजिए, है ना, कि झारखंड के महान विभूति जयपाल सिंह को इस नाम से सम्मानित किया गया था और यह पुकारा जाता था। इनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो क्या क्या थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 1928 में जो ओलंपिक हुआ था वो इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। 1950 में जो हुआ था पृथक झारखंड राज्य के आंदोलन को गति देने के लिए इन्होंने झारखंड पार्टी बनाया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल यह है कि 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा राम नारायण सिंह। जी हाँ, सही आंसर होगा राम नारायण सिंह। और इनको छोटा नागपुर केसरी के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1954 में पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने वाले ये पहले गैर जनजाति नेता थे। 1954 में जो पृथक हमारा झारखंड है उसी का ज्ञापन जो राष्ट्रपति को इन्होंने सौंपा था और ऐसा करने वाले ये पहले गैर जनजाति नेता थे। अगला सवाल कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये पश्चिमी सिंहभूम में अभी जो आंकड़ा दिया गया है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा पश्चिमी सिंहभूम में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन को हटा दिया जाए और मैं आपको बता दूं कि झारखंड के 5 ऐसे जिले हैं जहां पे सर्वाधिक जनजातियों की संख्या मानी जाती है, जिसमें से पहले स्थान पर आता है रांची, दूसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम, तीसरे स्थान पर गुमला और पूर्वी सिंहभूम एवं दुमका। याद रखिएगा, सबसे पहला स्थान रांची गया है जो कि 10,42,016। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कला एवं संस्कृति का प्रश्न है। एक प्रश्न सिलेबस में मेंशन है तो ये प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सोहराय त्योहार है वो झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और इस त्योहार में पशुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित की जाती है। या कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाया जाता है। प्रश्न पूछता है कि किस दिन इसको मनाया जाता है। और सोहराय जो त्योहार है वो 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इसमें क्या होता है कि पशुओं को रखे जाने के लिए जो गुहाल होता है उसको पूजा की जाती है। पशुओं को नहला धुलाकर जो है धान की बाली एवं मालाओं से सजाया जाता है। अगर मुख्य रूप से कहें तो जो सोहराय त्योहार है वो जानवर धन के लिए पूजा की जाती है। अगला सवाल कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। कौन से जिले को राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? आप सभी को पता है कि झारखंड के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी थे। 2000 से लेकर 2003 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने संथाल परगना के दुमका जिले को झारखंड की उप राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि झारखंड में 3 नई उपराजधानी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें से मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा नई उपराजधानी बनने के बाद झारखंड ये देश का पहला राज्य होगा जहां पे 1 राजधानी होगी और 4 उपराजधानी होगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा टी विल्किंसन। जी हाँ, जो हिल असेंबली प्लान था ऑगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा वो आदिवासी की उन्नति के उद्देश्य से लाया गया था और इस प्लान के माध्यम से क्लीवलैंड ने पहाड़ियां आदिवासियों के संपूर्ण पहाड़ी जो निवास क्षेत्र है वो एक रूप प्रशासन के अंतर्गत लाने का प्रयास किया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि संथालों में विवाह का समान रूप कौन सा है? तो जो संथाल जनजाति है उसका विवाह का जो रूप है समान वो बापला कहा जाता है। याद रखिएगा कि अलग अलग जनजातियों में अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं, लेकिन संथालों में अनेक प्रकार के विवाह तो प्रचलित है, जो कि सबसे ज़्यादा बापला का प्रचलन है। और जैसे कि किरिंग बापला, किरिंग जबाई, टुनकी दिपिल बापला, है ना।
अगला प्रश्न है कि संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। ये देखिए प्रश्न स्टार्ट हो गया है। तो संथाली का जो प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था वो कुकमू था। कुकमू याद रखिएगा, संथाली भाषा का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कुकमू था। इस साहित्य के रचनाकार जो थे वो डोमन साहू, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि लांगड़े क्या है। ये है आपके नृत्य से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है जो कि आदिवासियों में प्रचलित है और इस नृत्य को विभिन्न उत्सवों पर्वों में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लांगड़े नृत्य के कई सारे रूप देखे जाते हैं। अगला प्रश्न अब बढ़ते हैं जो कि लोकगीत से है कि कजली जो है वो कब गाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो गीत है वो ना सिर्फ झारखंड में ही बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार में भी गाया जाता है और यह एक वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत है, याद रखिएगा। और कजली को कजरी भी कहते हैं और कजरी का जो शुद्ध रूप है वो कजली कहलाता है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह वर्षा ऋतु में जो है वो घने काले बादलों को बरसाने हेतु संबोधन किया गया जाता है। अगला प्रश्न है कि टांगीनाथ केंद्र कहाँ था। याद रखिएगा गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दर्शनीय स्थल से प्रश्न पूछा गया है। देख रहे हो ना, सिलेबस मैंने वीडियो डाल दिया है, अगर आप नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में भी दे दिया गया है। तो जो टांगीनाथ केंद्र था वो पशुपत संप्रदाय के लिए माना जाता था और ये गुमला जिले के घने जंगले के बीच यहाँ पर स्थित है। यहाँ जो इसका मुख्य केंद्र है वो गुमला जिले के घने जंगले के बीच इसको माना गया है। और वहाँ पर क्या है कि ऐसा मान्यता दिया गया है कि परशुराम भगवान फरसा, जिन्हें स्थानीय भाषा में टांगी कहा जाता है, वो यहाँ पर जमीन में गड़ा हुआ मिला था। जो परशुराम भगवान थे ना, उसी का फरसा, तो इसलिए इसको टांगीनाथ केंद्र था जो कि पशुपत संप्रदाय के लिए ये प्रसिद्ध था। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि धुमकरिया जो है वो किस जनजाति से संबंधित है। तो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा उराव। जी हाँ, धुमकरिया जो है झारखंड की उराव जनजाति का युवा गृह है, सामाजिक संस्था कह लीजिए या फिर युवा गृह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उराव जनजाति। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उराव जो है वो संथाल के बाद झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। और अगला प्रश्न जो आता है वो आता है गायब होता हुआ देश जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा रणेंद्र। 2014 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था गायब होता हुआ देश। यह पुस्तक जो है एक उपन्यास है जो कि रणेंद्र के द्वारा लिखा गया था और यह जो उपन्यास है एक प्रकार से कह लीजिए आदिवासी जीवन और परंपराओं का गहन अध्ययन इसको माना गया है। रणेंद्र की जो ये प्रथम रचना है और ग्लोबल गांव का देवता जो रणेंद्र के द्वारा लिखी गई है, ये रणेंद्र की प्रथम रचना मानी गई है। तो याद रखिएगा कि गायब होता हुआ देश 2014 में प्रकाशित हुई थी, लिखा था इसने रणेंद्र को और इस उपन्यास की खासियत ये थी कि आदिवासी जीवन और परंपराओं का इसमें अध्ययन किया गया था, मतलब बताया गया था। अगला सवाल, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सुलेमान मुर्मू। साहित्य और साहित्यकार से प्रश्न आना स्टार्ट हो गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सुलेमान मुर्मू। कोचे कड़वा नाटक है जो कि इनके द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल कि खेरवाल बंसो धोरेम पुथी, इंपॉर्टेंट है गाइस। रामदास जो है टुड्डू के द्वारा, मांझी रामदास टुड्डू के द्वारा 1895 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और बहुत ही ये प्रसिद्ध पुस्तक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगला प्रश्न आता है कि आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन हैं। तो सही उत्तर होगा रामदयाल मुंडा, जिन्होंने आदि धर्म पुस्तक को लिखा था। ये जो पुस्तक थी जो कि लिखा गया था रामदयाल मुंडा के द्वारा, इसमें बताया गया था कि आदिवासियों की जो धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक मान्यताओं को विस्तृत रूप से इनमें चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न आता है कि किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी जो है वो 2016 में है। याद रखिएगा राधा कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपको बता दूं कि राधा कृष्णा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं
और इनसे जुड़ी जो खासियत ये है कि इन्होंने एक किताब लिखी थी सोमदेव, बहुत ही उपन्यास से कविताएं लिखी, याद रखेंगे आप उसको। आपको पता होगा कि राधा कृष्ण के एक विषय में एक बार प्रेमचंद ने कहा था कि मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से हीरा ढूंढ निकाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और 2016 में ही इनकी जन्मशती मनाई गई। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 9 दिसंबर 1926 को वाइसराय लॉर्ड इरविन द्वारा झारखंड के धनबाद जिले में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको बता देना चाहूंगा। अगला प्रश्न है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बिहार विश्वविद्यालय से इसको अलग करके किया गया था। अगला प्रश्न XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि XLRI अर्थात जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1949 में सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा जमशेदपुर में किया गया था। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि हमारे सिलेबस में 3 प्रश्न ये मेंशन था कि शिक्षण एवं संस्थान से पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों प्रश्न शिक्षण एवं संस्थान से हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है खेलकूद। तो सबसे पहला सवाल आता है खेलकूद में कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। ये प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा निकी प्रधान। जी हाँ, झारखंड की ये प्रथम महिला है जिन्होंने ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन्हें 2016 में 16 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया था और ये खूंटी जिले के रहने वाली है। अगला सवाल कि सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं दीपिका कुमारी, जो कि विश्व प्रसिद्ध है और ये झारखंड की रहने वाली है। इन्हीं को 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया चुका है। 2012 में भी इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2010 में दिल्ली में संपन्न जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें दीपिका ने ही 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंध रखते हैं और 2016 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल कि 2011 में जो संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था उसका मतलब मान लीजिए क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिशु हिरन। आप सभी को पता होगा कि 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2011 में झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, जो कि कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे जैसे जमशेदपुर, रांची, धनबाद, ये तीनों जगह पे इसका आयोजन किया गया था। और जो शुभंकर था वो था छुआ अर्थात जो कि एक शिशु हिरन था, याद रखिएगा। इसमें प्रश्न ये पूछ सकता है कि झारखंड का स्थान कौन सा था। तो 5वां स्थान था झारखंड का, जिसमें से 33 जो है वो गोल्ड मेडल प्राप्त किया था झारखंड ने, 26 रजत एवं 34 कांस्य पदक। और ये इस तालिका में जो था रैंकिंग में वो 5वां स्थान में झारखंड प्राप्त किया था। इस खेल की जो खासियत है, सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी खेले गए थे वो झारखंड के ही खेले गए थे। 850 खिलाड़ी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मतलब इस प्रतियोगिता का भाग बने थे। अगला सवाल कि झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सर्वाधिक उम्र में ऐसा कारनामा करने वाली ये भारतीय की पहली महिला बनी प्रेमलता अग्रवाल। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। माउंट एवरेस्ट के फतह करने वाली झारखंड की पहली महिला जो है वो है प्रेमलता अग्रवाल और इन्हीं को 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 5 प्रश्न आपके बने आपके स्पोर्ट्स से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो क्लासेस हमारे यहां चल रही हैं एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एकदम सिलेबस वाइज उसको सजा के रखा है मैंने, आपको मैं दिखा देना चाहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है SPT-CNT एक्ट से जो भी प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो अगला सवाल यह है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत
अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध जो है प्रदान की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये धारा आपको पढ़ना पड़ेगा और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 46। जी हाँ, 46 धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति जो है और जाति को भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। जो हुआ था छोटा नागपुर काश्तकारी नियम 1908, इसको जनजाति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में कुल 19 अध्याय तथा 271 धाराएं हैं। ठीक है, अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, सीएनटी से ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। माफी चाहूंगा, प्रश्न ये है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहां पर स्थित है। एक प्रश्न छूट गया था खेलकूद का, तो ये बोकारो जिले में स्थित है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। ठीक है, और इसका जो देखरेख किया जाता है वो बोकारो स्टील के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल कि धारा 46 के तहत बेदखली के समय किस वर्ष मतलब डैश वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जों में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बेदखली का जो समय है वो 12 वर्ष का है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जों में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A, जो कि अनुसूचित जनजाति के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे डैश कॉमा द्वारा डाला गया है, सॉरी कानून के द्वारा डाला गया है। तो सही आंसर होगा बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। जब तक इस टॉपिक को आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुल मिलाकर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 10 प्रश्न और 2 जो प्रश्न आते हैं वो अन्य अधिनियम से आते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट खटीदार को क्या कहते हैं, बता देना चाहता हूं कि अगला इस ये जो टॉपिक है उसमें कुछ आपको इसी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। या तो आपको खाली स्थान पूरा करने को दिया जाएगा या तो कुछ प्रश्न आपको इस प्रकार से रहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अवर्जित करना। जी हाँ, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुट कटीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित हैं। अगला सवाल कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूहारी रैती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है? तो मुंडा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जो कि ऑप्शन में ए और बी दोनों आंसर सही होगा। जी हां, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 आप सभी को पता होगा 1 अप्रैल 1949 को पारित हुआ और 1 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय हैं, 12 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं और इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 9 में खास ग्राम को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार खास ग्राम से तात्पर्य किसी ऐसे ग्राम से है जहां ना तो मूल रैयत हो और ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। इस बात का विचार किए बिना कि ग्राम में पहले मूल रैयत अथवा ग्राम प्रमुख था या नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो होता है वो अहस्तांतरणीय होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर मैंने कर दिया, सभी को मैंने बता दिया कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा अहस्तांतरणीय। 1949 धारा 9 यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 धारा 9 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि गांव के जो मुखिया अर्थात ग्राम का जो प्रधान है उसका जो पद है वो अहस्तांतरणीय है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि इस अधिनियम के तहत ग्राम प्रधान को जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अगला प्रश्न अर्थात चेंज करना गलत होगा, किसी प्रकार का अधिकार ना रहेगा। ठीक है,
अगला प्रश्न ये है कि संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा के तहत, मतलब डैश है, खाली स्थान पूरा करना है, जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। तो सही आंसर होगा इसका 10। जी हाँ, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 10 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या फिर मूल रैयती जोत अधिकृत माना जाएगा। अगला प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का जो बंदोबस्ती है वो रद्द करने के योग्य है अगर डैश वर्षों तक का कृषि ना किया गया हो। एक ऐसा प्रावधान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना पड़ेगा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती जो रद्द है वो करने के योग्य है अगर उसमें 5 वर्षों तक किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया गया हो। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है एसपीटी से है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्याय में रख सकता है। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इनमें से सभी। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो एसपीटी और सीएनटी बहुत ही पेचीदा है, समझना इसको बहुत ही अच्छे ढंग से होगा तभी ये सब सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको धारा भी याद रखना है। अगला सवाल कि भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो ऑप्शन में तो आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी, जो कि भूमि रिकॉर्ड में स्वामी का रूप उल्लेख है, जिस व्यक्ति को जंगल अधिकार अधिनियम है 2006 तक का मान्यता है और पट्टा अधिकार का मालिकाना है। अगला सवाल है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत है? समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, मैं समझ सकता हूं आप सभी को। तो 70% इस प्रश्न का सही आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका जो आंसर होगा, झारखंड में पहली बार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की घोषणा कब की गई थी? 2008 में। उसके बाद फिर पुनः 2013 में भी भूमि अधिकरण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में लाया गया और इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना है, जिसको हम लोग पीपीपी कहते हैं, वो जमीन के अधिग्रहण के वास्ते 70% लोगों की स्वेच्छा अनिवार्य होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहूंगा। अगला प्रश्न जो कि पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जो है नदी युग सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो इन सब प्रश्नों को समझिए कि किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा लोध, जो कि बताया गया है कि सम्मिलित नहीं है। आप देखेंगे कि हुंड्रू जो जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पर है, जोनाहा जो जलप्रपात है वो राहु नदी पर है ना, और जो दसम फॉल भी कह लीजिए या फिर दसोंग है वो कांची नदी पर है। लेकिन जो लोध है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, आपको ये याद रखना होगा, वो बुरहा नदी पर है। लेकिन इन चारों ऑप्शंस को देखिए, आपको 3 ऑप्शंस जो प्रश्न का अभी पैटर्न चलेगा वो ये कि 3 जलप्रपात आपको एक ही जिले से दिए जाएंगे और 1 जलप्रपात आपको किसी दूसरे जिले से दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगला सवाल, तिलैया बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर होगा बराकर नदी पर स्थित है। आप सभी को पता होगा दामोदर घाटी जो परियोजना है 1948 में दामोदर पता होगा आपको इसके बारे में कि दामोदर घाटी परियोजना 1948 में इसकी शुरुआत की गई और जो तिलैया बांध है वो झारखंड के कोडरमा जिले में दामोदर की सहायक नदी जो है बराकर नदी पर बनाया गया है, तिलैया बांध। अगला प्रश्न जो है वो है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है मीटर में? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर
जो पर्वत शिखर है वो है पारसनाथ की पहाड़ी, और ये गिरिडीह जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, जो कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक है। इस पहाड़ी की जो खासियत है कि यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा था। ठीक है, इस पहाड़ी को सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि तुराम-डी में किस खनिज का खनन होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुराम-डी में यूरेनियम का खनन होता है। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा यूरेनियम। यह झारखंड की पूर्वी सिंहभूम जिले में टाटानगर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में अवस्थित है। दूसरी ओर यह जादूगोड़ा यूरेनियम खान से 25 किलोमीटर दूर पश्चिम में अवस्थित है। तो प्रश्न का पैटर्न कुछ इस प्रकार से भी रह सकता है। बेंटोनाइट जो है वो झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो बेंटोनाइट जो है वो झारखंड में साहिबगंज में पाया जाता है। अब अगला सवाल जो है वो है कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित जो चिड़िया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है और झारखंड राज्य में स्थित लोहे की जो अन्य प्रमुख खानें हैं वो है आपकी नोवा मुंडी, पंसीरा बुरू, गुआ बादाम, याद रखिएगा गुआ बादाम पहाड़, गुरुमिसाहनी, ये सब जो हैं वो झारखंड में ही स्थित हैं। अगला सवाल कि झारखंड के किस जिले में लौह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो मैं आपको बता दूं झारखंड के खूंटी जिले में लौह का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रांची में भी लौह का उत्पादन होता है और रांची में ही लौह का उत्पादन व शोध को बढ़ावा देने हेतु लौह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है झारखंड में, रांची में, नामकुम में। अगला सवाल कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन जो है वो कितना है? तो 0.08 हेक्टेयर इसका सही उत्तर होगा। वर्तमान में झारखंड की कुल जो है वो 23,611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनों का विस्तार है। अगला सवाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में जो सम्मिलित किया गया है, किस जिले में स्थित है? सही आंसर होगा हजारीबाग। जी हां, हजार बागों का शहर हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क स्थित है। यह पार्क अपनी सुंदरता हेतु राज्य के स्थानीय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है। अगला सवाल महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि मैंने कहा कि क्वेश्चन को एलिमिनेट करने सीखिएगा आप। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा दामोदर भेड़ा। जी हाँ, रजरप्पा झारखंड के रामगढ़ जिले में दामोदर तथा भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ पर सुप्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा दामोदर भेड़ा। अगला प्रश्न कि वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान कितना था? तो मैं आपको बता दूंगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7वां। जी हाँ, विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। 2016 का यह प्रश्न है। तो 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड 7वें स्थान पर स्थित था। अगला प्रश्न कि झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 100% विद्युतीकरण 2017 तक। जी हाँ, झारखंड सरकार की जो नई औद्योगिक नीति 2016 में लागू की थी उसके तहत ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 2017 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला सवाल, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति लागू करने की अवधि कितनी है? तो सही आंसर होगा 5। बिल्कुल, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में लागू की गई है और इसकी लागू रहने की जो अवधि है वो 5 वर्षों अर्थात 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक है।
अगला प्रश्न कि नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। तो झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लाई गई अपनी नई औद्योगिक नीति में उद्योगों एवं जो है निवेश के प्रोत्साहन पर विशेष जोर दिया गया और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 300 करोड़। जी हाँ, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी जो निवेश है वो 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अगला प्रश्न कि 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम की जाएगी, मतलब कि कितने वर्षों में? तो 2 वर्षों में एक बार होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में कुछ मैं बता देना चाहूंगा कि झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास जो नीति है 2008 राज्य की प्रथम पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति है। इसकी घोषणा 2008 में की गई थी और इस नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम जो है 2 बार होगी। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 2 वर्ष। अगला प्रश्न, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब पारित किया गया, यानी कि कब लागू हुआ? तो 2015 में। जी हाँ, झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2015 में झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो झारखंड राज्य को निवेशकों को पसंदीदा बनाना और सतत औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित देना। अगला सवाल जो कि है इंडस्ट्री से, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किस देश के सहयोग से? तो सही आंसर होगा रूस। जी हाँ, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र का पहला इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी सोवियत रूस के सहयोग से और ये स्थापना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ये अभी वर्तमान में सेल के अधीन है। अगला प्रश्न है JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहां पर है? तो टुपुदाना झारखंड में रांची में स्थित है ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग। अगला सवाल आप सभी के बीच कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है, तो ये कहां स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। जी हाँ, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर का जो डीजल इंजन संयंत्र रांची में स्थित है। इसके अतिरिक्त गार्डन रिच की अन्य सभी इकाइयां कोलकाता में भी स्थित है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यकीन करो या ना करो, मैं आपको इतना श्योरिटी देता हूं कि जो भी क्लासेस चलाई जा रही है टू द पॉइंट है मेरे कोर्स में, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप कहेंगे सर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। जी नहीं, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ा हमेशा वही जाता है जो इंपॉर्टेंट है और मैंने अपने पूरे कोर्स में वही चीज इंक्लूड करा है जो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने इस उद्योग के सारी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर दिया उद्योग को, अब मैं इसका रिवीजन के लिए पीडीएफ दे दिया हूं, वो भी एचडी फॉर्मेट में। अब वो अब रिवीजन कर लोगे, उसके बाद में आपको ऑनलाइन टेस्ट वहीं पे देना है। आपको रिवीजन कर लिया, ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, अनलिमिटेड बार ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, उसके बाद रिवीजन क्लास स्पेशली लाइव क्लास में लिया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे क्लासेस से, तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 6201279300 और ये जो नंबर है इस पे भी आप मैसेज कीजिए ताकि आपको जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको बता सकूं और आप कम समय में ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है, वो कहाँ पर है? वो है आदित्यपुर में। जी हाँ, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर जो है की स्वीकृति आदित्यपुर में की है और आदित्यपुर की भौगोलिक स्थिति इस क्लस्टर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला सवाल, बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है कहां पर? तो ये चांडिल में स्थित है। BSIL झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में ये स्थित है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना प्रारंभ किया गया? तो झारखंड राज्य में जनवन योजना 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य जो था वो अधिसूचित वनों पर भार कम करने और किसानों की निजी जमीनों पर पौधारोपण, हरित क्षेत्र में वृद्धि आदि को बढ़ावा देना है। अगला सवाल कि झारखंड में विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत
वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए गए वाले आवासों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर होगा 11,000। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके योजना से संबंधित प्रश्नों को देखा गया है, जो कि सिलेबस में आपके क्लियरली मेंशन है, 5 प्रश्न योजना से। तो 2016 में भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है झारखंड में चलाया गया, और इसके तहत 11,000 लोगों को, जो विधवा हैं, उनको घर देने की प्रस्तावना पारित किया गया। अगला सवाल आप सभी के बीच कि झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? तो सही आंसर इस प्रश्न का होगा 2015। जी हाँ, 2015 में योजना बनाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। अब आप कहेंगे कि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। जी हाँ, एक्चुअली में 30 दिसंबर 2015 को योजना बनाओ अभियान की झारखंड में शुरुआत की गई थी, लेकिन जेपीएससी के द्वारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना गया था वो 2016 माना गया था। अगला सवाल कि झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो झारखंड सरकार द्वारा राज्य में विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2014 में सरस्वती योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार के बालिका के नाम से 5,000 रुपए की जो है आरंभिक राशि के साथ बैंक खाता खोले जाने की प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। तो मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में 2011 में की गई थी। 15 नवंबर 2011 में किया गया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना का लाभ लेने वाले जो लाभार्थी हैं वो अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए उनके, साथ ही लड़की का विवाह न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूरा होने पर ही होनी चाहिए। अगला सवाल, CAMPA यानी कैंपा कह लीजिए, इसका फुल फॉर्म पूछा था हिंदी में, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला सवाल कि झारखंड सरकार ने, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है झारखंड सरकार ने राज्य के विनिर्माण वन्यजीव अभयारण्य में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है? तो सही आंसर होगा 10 वर्ष। जी हाँ, झारखंड राज्य में वर्तमान में 1 राष्ट्रीय उद्यान है जिसको मैंने बता दिया है, और 11 वन्यजीव अभयारण्य है। इन सभी अभयारण्यों के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की गई है। अगला सवाल, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वन का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो सही आंसर होगा झारखंड। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा वन के घनत्व में सुधार करना है। अगला सवाल, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित की गई थी। तो 2009 में झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण है, इसका मुख्यालय रांची में अवस्थित है, और राज्य के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा 3 राज्यों में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सही आंसर होगा 2013, अर्थात 2013 में भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क यानी कि क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडिया एग्रीकल्चर वर्ष 2013 में महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करते हुए कृषि संदर्भ में जलवायु परिवर्तन की भूमिका से लोगों को अवगत कराना तथा इससे ज्ञानवर्धन कराना इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर मैं आपको बता दूं, उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र के ये अंतर्गत आता है। झारखंड राज्य मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र के तहत आता है, और झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तथा यहाँ जो मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का विकास हुआ है। अगला सवाल कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से, यानी कि UNDP के सहयोग से। अगला सवाल कि जलवायु परिवर्तन पर
झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो 2014 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना वर्ष 2014 में प्रकाशित हुई है। अगला सवाल कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे पहले जो सबसे संवेदनशील जिला है वो कौन सा है? तो सही आंसर होगा सरायकेला। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार राज्य का सबसे संवेदनशील जिला जो माना गया है वो सरायकेला खरसवा है। इस जिले का जो गठन है वो झारखंड राज्य के निर्माण के बाद 2001 में हुआ था। अगला सवाल, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, तो सही आंसर होगा जंगल में आग लगना। ठीक है, ये मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से बताया है अपने वीडियोस में, तो आप उसको जरूर देखने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, जंगल की आग या दावानल जलवायु के प्रमुख घटक हैं जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत करने का जो उद्देश्य है वो किसके उद्देश्य है? तो देखिए, ये प्रश्न है सुरक्षित वन, संरक्षित वन। तो मैं आपको बताऊं, रक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन के रूप में 3 श्रेणियों में बांटा गया है झारखंड में पाए जाने वाले वनों को, जिसमें से सुरक्षित वन के रूप में बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। अगला सवाल, NIDM, जी हाँ, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? सही आंसर होगा 3। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। अगला सवाल कि जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा आप सभी के बीच जिला समाहर्ता और आपके क्या कहते हैं, जिला दंडाधिकारी। जी हाँ, A और B दोनों यानी कि क और ख सही आंसर होगा। अगला सवाल कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण JSDMA का वर्ष में गठन किया गया था? तो 2010 में झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया था, जिसको JSDMA कहा जाता है। वर्ष 2010 में गठित की गई इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अगला सवाल जो आता है कि आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो सारे ऑप्शंस है वो सही आंसर होगा। हालांकि आप जब इसको पूरा डेप्थ में समझेंगे तो आप इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगला सवाल कि इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो 2010 में झारखंड राज्य जो है सूखे का समस्याओं का अनुभव किया है। अगला सवाल, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो सही आंसर होगा 2005 यानी कि धारा 14A। ठीक है, याद रखिएगा, जनरली धारा ही पूछा था, तो सही आंसर होगा 14A। अगला सवाल कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? इस प्रश्न का आंसर धारा 14A याद रखिएगा ब्रैकेट में। तो अगला प्रश्न कि झारखंड का पहला वाईफाई जो है वो किस प्रखंड में स्थित है? तो सही आंसर होगा कसमगार, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम जो कि बोकारो जिले में कसमगार प्रखंड में स्थित है। अगला प्रश्न कि हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य में किसके बीच MOU हुआ है? सही आंसर होगा CCL के बीच MOU हुआ है। अगला सवाल जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं कि वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणीय को सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर होगा सिमोन उराव को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2016 में। अगला सवाल कि सन 2016 में अगला सवाल आप सभी के बीच कि 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था? तो स्टीफन मरांडी को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था। अगला सवाल कि सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह मलुट्टी मंदिर को प्राप्त हुआ था। जल्दी कंप्लीट करा देता हूं। किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? तो केरोसिन तेल के स्थानांतरण पर यह पहला राज्य बना। और आज का ये अंतिम सवाल है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो सही आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम से
नहीं गुजरती है। तो इसी प्रकार हमने जो भी जेपीएससी में प्रश्न पूछे गए थे, छठी जेपीएससी में प्रश्न पेपर 2 का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया और हमने ये देखा कि जो भी सिलेबस में थे प्रश्न वहीं से पूछे गए और एनालिसिस करने के बाद ये भी पता चला कि अपन को यहां पर टू द पॉइंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपको एक बात शॉर्ट में बता दूं कि पढ़ा वही जाता है जो परीक्षा में पूछा जाता है। इधर उधर पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा, आप पूरा पढ़ के खत्म कर जाओगे तब पर भी आपको पूरा याद नहीं होगा। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप एक बार ज्वाइन करके देख लीजिए। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है फिर आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं आपकी डेफिनेटली मदद करूंगा। और इस बार हमारा ये मकसद है कि आपको आपकी लक्ष्य तक पहुंचाने का जो जिम्मा लिया है वो भी टू द पॉइंट। छात्र भटक जाते हैं ना, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ यही पढ़ना है और सिर्फ यही पढ़ना है, समझ रहे हो ना। परीक्षा में यही पूछेगा मतलब इसी को पढ़ेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एग्जामिनर जो है आपका नॉलेज ही टेस्ट करेगा। आप कहीं से भी पढ़ के आओ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में ये चैनल जरूर बेनिफिट देगा। थैंक यू सो मच गाइज। इसका ऑनलाइन टेस्ट जो है वो हमारे एंड्रॉयड ऐप पे मौजूद है। आप जगह जाइए और एंड्रॉयड ऐप पे मुफ्त में इस टेस्ट को लगाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है और आप इसको जाके लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।